बंगाल के रण से दीदी का पत्र। जादूगर ने दिया अपना भी मंत्र। कांग्रेस जानती, शासन करना जानती, सेवा करना जानती, सबको साथ लेकर चलना जानती है। केंद्र करे सौतेला व्यवहार, प्रदेश में कैसे चलाएं सरकार। लोकतंत्र की बात आए तो कहां जाएं। इस बार विश्वास है, वापस जनता का विश्वास कांग्रेस साथ रहेगा। केंद्र सताए, आओ एक हो जाएं। सियासत पर फिल्म बवाल लाती है और फिल्मी सियासत सवाल लाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बंगाल से नॉन एनडीए दलों के लिए निकली एक चिट्ठी सियासत गरमा रही है। चिट्ठी का सार केंद्र सरकार को एक तरफा बेलगाम और बाकियों को चौतरफा घिरा बता रहा है। ममता बनर्जी का कहना है कि मोदी सरकार भेदभाव करती है। सीएम गहलोत ने इस पर न केवल अपनी हामी भरी बल्कि याद भी दिलाया कि वो तो हमेशा से ये ही कहते रहे हैं। ऐसे में फिल्मी हो चली सियासत कई गंभीर सवाल खड़े कर रही है। सवाल संविधान से जुड़ा, सवाल दलों की मंशा पर टिकी जनता की हसरतों का। आज इसी पर बहस। पहले प्राइम डिबेट के प्राइम सवाल। सवाल नंबर 1, संविधान सर्वोपरि है, इसमें किसी को कोई शक नहीं, इसमें शक की गुंजाइश भी नहीं है। तो उसमें हर एक चीज तय कर दी गई है। ऐसे में भेदभाव संभव कैसे है? अगर हुआ है तो वो भी खंगालने की कोशिश डिबेट के दौरान। सवाल नंबर 2, राज्यों के फंड रुकने का जिम्मेदार कौन है? देखिए, फंड जारी होने का एक प्रोसेस होता है। एक पर्टिकुलर टारगेट पर्टिकुलर टाइम में खत्म कीजिए, उसकी रिपोर्ट सबमिट कीजिए, उसके बाद आगे की राशि जारी हो जाती है। अब ऐसे में क्या जबरदस्ती केंद्र की ओर से फंड रोका जा रहा है या फिर राज्य अपने हिस्से का काम समय पर पूरा नहीं कर पा रहे और यह फंड रुकने की वजह है? यह एक अहम सवाल आज रहेगा। और सवाल नंबर 3 कि अगर प्रदेश सरकार को अपनी योजनाओं को गति देने में, चलाने में केंद्र से मदद नहीं मिल रही है तो कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया जाता? अहम सवाल जिन पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। अरुण शर्मा जी कांग्रेस नेता हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष चतुर्वेदी जी बीजेपी नेता हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और ओम सैनी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप तीनों का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। ओम सैनी जी, आपसे मैं शुरुआत करना चाहता हूं। और ओम सैनी जी, कहते हैं सिक्का उछालिए, हेड आएगा या टेल आएगा, 50-50 चांसेस हैं। किसी पर आरोप लगाने हैं, 50-50 चांसेस हैं। कोई भी गलत हो सकता है, कोई भी सच्चा और कोई भी झूठा हो सकता है। अब यह एक ऐसा मामला है जिसमें अब तक कोई भी दल कोर्ट के दरवाजे तक नहीं पहुंचा। हित तो जनता का प्रभावित हो रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं स्वप्निल आप, लेकिन साथ साथ में एक महत्वपूर्ण बात है कि जो कर व्यवस्था जीएसटी के माध्यम से बदली है, उसकी वजह से कोर्ट इस पे कोई फैसला दे, इसके लिए बहुत सारे उपबंध लगे हैं जो बड़ा मुश्किल काम है। और राजस्थान में सबसे ज्यादा भुगता है अपने जीएसटी के हिस्से को हासिल करने के लिए, वो कोविड के वक्त में, जैसा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री कहते रहे हैं। अगर डिले करके आपको कुछ पैसा मिलता है तो उससे योजनाएं किस तरीके से आगे बढ़ेंगी या रुक जाएंगी, ये भी हम जानते हैं। और संविधान में ये सारी चीजें बड़ी स्पष्ट हैं कि जो वित्तीय संबंध होंगे राज्य और केंद्र के कैसे होंगे, लेकिन जीएसटी के लागू होने के बाद में इनसे बड़ा अलग सिलसिला बना है। पेट्रोल और डीजल का जो एक सारा सिलसिला है, उसमें राज्य सरकार भी उसी से पैसा हासिल करने के लिए एकमात्र जरिया रह जाता है और केंद्र के पास में तो है ही। तो ऐसी स्थिति में जो 35 रुपए में पेट्रोल या डीजल मिल सकता है 1 लीटर, वो आज हमें 90 या 100 रुपए में देना पड़ रहा है। तो अगर इसकी अर्थमेटिक को समझा जाए, जो अर्थमेटिक है, जो इसका सारा जाल है, अगर उसको समझा जाए तो पता लगेगा किस तरीके से राज्य जो है वो अपने आप में दबे हुए हैं। और जब तक आप कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में कुछ बात कहेंगे तो उसका कई सारे इंटरप्रिटेशंस हैं। तो ऐसी स्थिति में राजस्थान के पास में सबसे बड़ी ताकत रही है राजस्थान के सांसद,
वो 25 सांसद जो एक पार्टी के इलेक्ट होकर के गए हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी के पास, वो अगर दबाव डालते केंद्र सरकार के ऊपर तो राजस्थान की ये सब संकट नहीं होते। लेकिन जैसा राजनीति में भाईचारे का सिलसिला तो है नहीं, और अब जो एक अलग अलग धाराएं चल रही है, एक बहुसंख्यक समाज समन्वयवादी हो रहे हैं, दूसरे समन्वयवादी हो रहे हैं, तो ऐसी सोचने की स्थिति बात में है, समन्वय नहीं हो रहा। उड़ीसा जैसा राज्य जिसमें अब भी विकास की अपार संभावनाएं हैं और कई सारी फैक्टर्स वहां पर काम करते हैं, वो इस तरह के आरोप नहीं लगाती। या फिर साउथ के कई स्टेट्स हैं, वो ये नहीं कहती कि केंद्र हमें समय पर पैसा नहीं दे रहा या केंद्र हमें बराबर पैसा नहीं दे रहा। किस्म का है उत्तरी भारत की राजनीति और उत्तरी भारत के राज्यों के साथ में केंद्र के जैसे संबंध हैं बड़े जग जाहिर हैं। गुजरात का सिलसिला हो, मध्य प्रदेश का सिलसिला हो, यूपी का सिलसिला हो या हरियाणा का सिलसिला हो, अलग होगा। लेकिन अगर राजस्थान का सिलसिला होगा, पंजाब का सिलसिला होगा या और दूसरे हिस्सों का सिलसिला होगा तो या बिहार का सिलसिला होगा तो अलग सिलसिला होगा। ये हम लोग देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इतना सहज नहीं है ये कह देना कि ये सब कोई मजाक नहीं है कि अगर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अगर कहा कि हम ममता दीदी के साथ में अत्याचार हो रहा, ये अलग बात है कि ममता जी खुद उधर एक वक्त में एनडीए में बैठ करके सारा लाभ उठाती रही, आज गाली दे रही हूं तो अलग बात है। लेकिन अब जब वो पिट रही हैं इस तरीके से इन संबंधों के चलते हुए, तो निश्चित रूप से जो चिट्ठी उनकी सारे राज्यों के पास में पहुंचेंगी तो एक जरिया है ये यूनाइट होने का, और राजनीति में इसी तरीके से गठबंधन बनते हैं और लड़ाइयां प्रारंभ होती हैं। तो मुझे लगता है ये है कि ममता जी को शायद इस चुनाव के साथ में सीख मिली है कि सिर्फ शेरनी बनने से काम नहीं चलता है, साथ साथ में चालें भी चलना आना चाहिए। ठीक है, तो वो चाल शायद उन्होंने चली है। ये अब देखिए नतीजा क्या होता है। ठीक है। आशीष चतुर्वेदी जी, आज सीएम ने ट्वीट कर कुछ इमेजेस शेयर की हैं और हर एक इमेज को देखकर ये लगता है कि हाँ, केंद्र ने अपनी जिम्मेदारियों को प्रदेश के ऊपर झाड़ा, प्रदेश के ऊपर छोड़ दिया और फिर पूरी मदद भी नहीं हो पा रही। स्वप्निल जी, अभी आप जिक्र कर रहे थे कि उड़ीसा जैसे राज्य, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश जैसे राज्य जो कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी भी नहीं हैं, और वहाँ से इस तरह की कोई शिकायत हमको देखने को नहीं मिलती है। अभिषेक जी, मैं आंकड़ों के आधार पर बात करूंगा स्वप्निल, क्योंकि अभी ओम सैनी जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उन्होंने बोला है स्वप्निल जी कि राजस्थान ने सबसे ज्यादा भुगता है। तो मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं कि सितंबर में जो टोटल जितने भी भारत के प्रांत हैं उनका 1,51,365 जो ड्यू था, उसमें महाराष्ट्र का 22,000 था, कर्नाटक का 13,000 ड्यू था, यूपी का 11,000 था, गुजरात का 11,000 था, तमिलनाडु का 11,000 था और राजस्थान का 6,000 जीएसटी ड्यू था। आप देखिए अप्रैल से लेकर के अगस्त तक जो हमारा जीएसटी कलेक्शन हुआ, क्योंकि हमको कोरोना को कंट्रोल करना था, तो निश्चित रूप से जीएसटी में कमी आई। लेकिन आप देखिए आर्थिकी को जब हमने खोला तो जो आज आंकड़ा आया है, आज 1 अप्रैल भी हमारा वित्तीय वर्ष प्रारंभ भी हो रहा है और आज ही मार्च का जीएसटी आया है कि अभी तक का ऑल टाइम हाई 1,23,000 करोड़ से ऊपर 1,23,900 करोड़ रुपए हमको जीएसटी से प्राप्त हुए हैं। तो इसमें कोई भेदभाव नहीं हो रहा है और ये जो प्रक्रिया है 1 लाख करोड़ से ऊपर आने की, ये लगातार पिछले 6 महीने से चल रही है और पिछले 7 महीने से हम लास्ट ईयर की तुलना में ज्यादा जीएसटी प्राप्त कर रहे हैं। जो ड्यू राजस्थान का रहा है वो उसी प्रोपोर्शन में जितना राजस्थान का हिस्सा होता है। तो पहले तो हमको ये सोचना पड़ेगा कि राजस्थान वैसे देखा जाए तो भारत के 6, 7वें स्थान पर आता है और राजस्थान में बहुत बड़ा बेस है माइनिंग का, राजस्थान में बहुत बड़ा स्किल है। पर देखिए अब देखिए आशीष जी, जब वसुंधरा राजे सीएम थी और वो नीति आयोग में जाया करती थी या अधिकारियों को भेजा करती थी, तो जितना मांगा जाता था उसके आसपास या उससे कम अधिकारी ले ही आते थे, पूरा तो नहीं ला पाते थे जितनी जरूरत होती थी। अब आप देखिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, पहला शेयरिंग पैटर्न था कि केंद्र 100% बोझ उठाता था, अभी 40% राज्य पर डाला है, तो राज्य कहीं से तो लाएगा, उसको उसमें लगाना है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, पहले केंद्र 100% उठाता था, 40% राज्य उठाता है, वो कहीं से तो इस हिस्से के लिए हाथ पैर मारेगा ना। स्वप्निल जी, हाँ स्वप्निल जी, वो लिस्ट मैंने देखी है जो मुख्यमंत्री जी ने आज ट्वीट की है।
बेटर ये है कि मुख्यमंत्री जी और उनके सलाहकार लोग उस ट्वीट के जो कमेंट्स आए ना लोगों के वो भी पढ़ लें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मेरे लिए वहां पे वो बताना ठीक नहीं है अभी जिस तरह के कमेंट्स वहां पे आए हैं। आप देखिए ये जो केंद्र का हिस्सा और राज्य के हिस्सा की मुख्यमंत्री जी बात कर रहे हैं, ये राजस्थान के लिए नहीं है, ये सारे देश के लिए है, चाहे भारतीय जनता पार्टी के राज्य हों, चाहे सहयोगियों के राज्य हों, चाहे कांग्रेस के राज्य हों या अन्य दलों के राज्य हों, ये सब पे समान रूप से लागू हैं। लेकिन पहली बात तो हमको इसकी टाइमिंग पर कि भाई आप दीदी ये पत्र लिख रही हैं तो दीदी को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बंगाल उनके हाथ से जा रहा है। आप याद करें 2 साल पहले ऐसी ही मुहिम चंद्रबाबू नायडू जी ने छेड़ी थी, क्योंकि उनको लग रहा था कि चुनाव के बाद वो इरेलेवेंट हो जाएंगे। तो मुझे लगता है ममता जी को भी अब एहसास हो गया कि चुनाव के बाद उनकी प्रासंगिकता कैसे बनी रहे, इसलिए उन्होंने ये पत्र लिखा है। और मुख्यमंत्री जी को कहीं ना कहीं ये जो बातें कर रहे हैं वो आंकड़ों के आधार पर करनी चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर लेकिन ड्यू है देखिए तो आशीष सभी जी, स्टेट का ड्यू है। आपने जैसे ही आप बोला, देखिए मैंने बीच में ये जब लैपटॉप सिर्फ जब ऐसे ही मेरे GS पास नहीं रखा है, मैं उसमें चीजें तुरंत खंगाल भी लेता हूं। आपने अशोक गहलोत जी के ट्वीट की बात की और उसके नीचे के कमेंट्स आपने अपने अपने हिस्से के तो छाट लिए, दूसरा हिस्सा भी उसके नीचे आया है, वो देखा कि नहीं देखा मुझे नहीं पता, लेकिन चलिए मैं आके आपसे बातचीत करूंगा। अरुण शर्मा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अरुण शर्मा जी, कहीं ये इस बात की टैक्टिक तो नहीं है कि हमें चूंकि अपने रिपोर्ट कार्ड में अच्छे नंबर दिखाने हैं इसलिए हम उन पर ढोल दें? देखिए स्वप्निल, ये टैक्टिक का तो सवाल ही नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सब जानते हैं, राजस्थान का जो नेतृत्व है, मुख्यमंत्री जी हैं, ये काफी धीर, गंभीर, अनुभवी और शालीन व्यक्ति हैं, इसमें कोई ज्यादा विवाद है नहीं, उनके विरोधी भी मानते हैं। और वो अगर कोई बात उठा रहे हैं इस समय, मतलब ये आज की बात नहीं, ये सिलसिला काफी दिनों से चल रहा है लगातार, पर अब जब पानी सर के ऊपर से आने लगा है और एक बेसिक जो संघवाद, भारतीय संघ का जो लिखित संविधान है और उसमें एक बड़े भाई और मतलब एक बड़प्पन की अपेक्षा की जाती है केंद्र सरकार से, हमेशा उसका दर्जा ही वो रहता है। और एक बार आप चुनाव जीत गए, आप प्रधानमंत्री हैं, आप पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, इसमें कोई विवाद नहीं है। नहीं, लेकिन अगर देश का रिपोर्ट कार्ड आपको बनेगा सबका तो उन्हें भी तो ध्यान देश का रखना रिपोर्ट कार्ड चाहिए। दिखाना है। एक वो बड़प्पन इस तरह की रखना हरकत क्यों चाहिए। करेंगे आपके हिसाब से? नहीं, मैं अभी पहले बता दूं कि ये नया सिलसिला नहीं है, ये काफी दिनों से चल रहा है। हाँ, देखिए, बैकलॉग्स जीएसटी का लगातार बना रहा है पिछले 1.5-2 साल से, और अगर टाइम पे पैसा नहीं स्टेट को देंगे आप तो उनकी योजनाएं नेचुरली अफेक्ट होंगी। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सबको पता है। और ये बैकलॉग काफी दिन चला, काफी महीनों चला, उन विशेष परिस्थितियों में कई राज्य वो दे नहीं रहे और आप भी जुगाड़ नहीं पा रहे? नहीं, काफी राज्य सरकारों ने सेंटर से रिक्वेस्ट किया था कि आप लोन ले लीजिए, आपको कम दर पे आरबीआई से लोन मिलता है, बजाय स्टेट्स डायरेक्ट लें। ये बात मानी नहीं गई और अब राज्य सरकारें अपने हाल पे छोड़ दी गई, उन्होंने लोन लिए हैं और काम चला रहे हैं। देखिए, कोरोना पीरियड में भी कोई एक्स्ट्रा पैकेज जैसी कोई बात नहीं थी। ठीक है, वो पूरा राष्ट्रीय समस्या चल रही थी, हमने पूरा साथ दिया। नहीं, लेकिन राष्ट्रीय पैकेज की भी घोषणा हुई थी। अरुण शर्मा जी, अब आप मेरे सवाल का स्पेसिफिक जवाब दीजिएगा। मैं आपसे स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूं कि अगर केंद्र पैसा जारी नहीं कर रहा है तो ये सरासर गलत है, संविधान के खिलाफ है, और ऐसे में राज्य सरकारें कोर्ट क्यों नहीं जा रही? देखिए, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, आपने ये पॉइंट जरूर रखा है, तीसरा सवाल आज की डिबेट का रखा है। स्थिति कहां पहुंच गई है अब? मतलब केंद्र और राज्य सरकारें एक दूसरे के खिलाफ कोर्ट में जाएंगी और कोर्ट क्या क्या किससे निपटाएगा, ये भी एक अरे पर अगर राज्य सरकारें कोर्ट नहीं जाएगी और यही स्थिति बनी रहेगी तो जनता हर कब चीज तक के लिए भुगतेगा आप भाई? कोर्ट में जा रहे हैं। घाटा तो जनता का हो रहा है ना सर। आप तो घूम फिर के 5 साल आप आ जाएंगे, 5 साल वो आ जाएगा, जनता तो वहीं की वहीं खड़ी है। तो कोई कोर्ट जाकर एक बार में इस मामले का निपटारा कर ले। निश्चित तौर पे मैं मानता हूं, तो ये घाटा तो जनता का होता ही है ऐसे में, जब इस तरीके से
सरकार चलाई जाए। और आप देखिए ना कितने उदाहरण हैं स्वप्निल। ईस्टर्न कनाल प्रोजेक्ट की घोषणा खुद प्रधानमंत्री जी ने 2019 के चुनाव में एक नहीं दो सभाओं में किया कि हम इसको राष्ट्रीय योजना बनाएंगे। और राजस्थान के लगभग 13 जिले इससे अफेक्ट होते हैं, उनको बहुत फायदा होता है। धौलपुर से बात शुरू होती है, चंबल के पूरे इलाके में पानी की समस्या हल होती है। और वो अब आप मुझे ये बताइए, मुख्यमंत्री उनको पत्र भी लिख चुके हैं और पत्र लिखने पे भी उनकी आलोचना होती है। बीजेपी के हमारे दोस्त कहते हैं इनका काम सिर्फ पत्र लिखना है। ठीक है, अब उनको याद दिलाने का ठीक है, और लेकिन मैं जरिया कुछ अपने होता सवाल को नहीं है। और स्पेसिफिक लेकिन करूंगा पत्र थोड़ी लिख देर में। दिया, अरुण शर्मा जी, थोड़ी देर में मैं अपने सवाल को और स्पेसिफिक करूंगा, जी, लेकिन उससे पहले जी। ओम सैनी जी, मैं एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं। ओम सैनी जी, देखिए मैं उन लोगों पे हूं जो व्यक्तिगत पुरुषार्थ पर बिलीव करता है। ओम सैनी जी, आप जानते हैं कई सारे ऐसे सवाल हैं जो न्यूज 18 राजस्थान पर प्राइम डिबेट में उठते हैं और उन सवालों को किसी और मंच पर बहुत ज्यादा जगह मिल नहीं पाती हैं। और इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि ठीक है, 25 सांसद अगर अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर रहे हैं, वो भी एक बात है, लेकिन सरकार को भी अब 2 साल में अपना रास्ता देखना चाहिए था। आप निवेश की स्थिति कमजोर रख रहे हैं, आप चीजों को कमजोर रख रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं स्वप्निल। इसीलिए मैं इसके अंदर बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री का बजट भाषण मेरे सामने है। वो कहते हैं वर्ष 2020-21 में केंद्र सरकार से प्राप्त होने वाले राजस्व हिस्से में राज्य को 14,000 करोड़ 94 लाख रुपए कम प्राप्त हुए। ये उनका, और वो आकलन है सारा सब कुछ, और उसके बावजूद उन्होंने कोई कर नहीं लगाया, उनके रास्ते उन्होंने निकाले हैं। ये सारी बातें कही है उन्होंने। इस पे इतना ज्यादा ये बता दिया कि हकीकत ये है, हकीकत के बाद में इसके रास्ते निकाले हैं और इसकी वजह से कर नहीं लगाए लोगों के ऊपर, किस तरह राजस्व और वसूल तरीके से किया जाए। क्योंकि जीएसटी से मिलने वाला जो हिस्सा है, केंद्र का जो जिम्मेदारी बनती है कि राज्य को दे, वो न देने पर जो कुछ नुकसान हुए हैं उनके डिटेल सारे बताए हैं, जो कि डिस्कस करने का कोई अर्थ नहीं है, बहुत साफ साफ समझ में आता है। तो मैं इसलिए ये कह रहा था कि हमारे पास में इतनी बड़ी फौज है 25 सांसदों की, कि अगर वो राज्य के हित के बारे में सोचें और वो सोचना बंद कर दें जो उनका दल कहता है, राज्य क्या कहता है, राज्य के जनता के लिए क्या जरूरी है, राज्य के नागरिकों को किससे लाभ होगा, उन योजनाओं को कैसे चलाया जाए, उनकी सिर्फ नाकामी और खराबियों की चर्चा करके ही आप अपने वोट सकेड़ने की बात करते हैं। वो समझ में नहीं आता कि इतनी आपने, जैसे बाड़मेर और जैसलमेर का जो रिफाइनरी वाला सिलसिला था, नहीं, पर इस तरीके से निवेश भी तो आकर्षित नहीं होगा ना ओम सैनी जी। इस तरीके से अगर मैं इसको ये कहूं कि ये तो एक तरह से रोना हुआ, तो इस तरह से तो निवेश भी आकर्षित नहीं होगा। नहीं, रोना नहीं हुआ स्वप्निल, रोना नहीं है। देखिए, कोविड तो रोने का सिलसिला नहीं है। कोविड मैंने और आपने तो बुलाया नहीं, और ये जिस तरीके से आया है और इसके जो प्रभाव पड़े वो तो खतरनाक पड़े हैं। उसके बाद में राज्य का संचालन, राज्य की कुछ ढर्रे के साथ में आगे बढ़ना, राज्य को फिर भी बेहतर बनाना, ये तो रोजना तो है नहीं, प्रलाप भी नहीं है, रास्ता निकाला है। ये तो मेरा ख्याल है कि जो संघ और राज्य जो राज्य नाराज हैं केंद्र से, और वो जो एक होने का अपना एक सवाल खड़ा कर रहे हैं, वो चर्चा बन रही है। राजस्थान तो इस तरीके से प्रलाप कर नहीं रहा कि एक जमाने में जसवंत सिंह जी कहा करते थे दिवंगत, कि सब जब वो वित्त मंत्री हुआ करते थे, सब एक कटोरा लेके आ जाते हैं पैसा मांगने के लिए। वो स्थिति राजस्थान की नहीं है अब। राजस्थान बेहतर स्थिति में है। जिस तरीके के बजट को अगर पढ़ा जाए पूरा तो पता लगता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इससे उससे वो ना कि ये प्रलाप ना समझिए इसे। राजस्थान के सामने जैसी सिचुएशन पैदा हुई है कोविड को लेकर के, और जिस तरीके से इन्होंने नियंत्रित किया है और अब नियंत्रित करने के लिए जुटे हुए हैं, तो इसकी तारीफ की जानी चाहिए। और प्रधानमंत्री ने कर दी तारीफ, जाने में अनजाने में, मुझे नहीं, राजनीति में करते नहीं शायद तारीफ ना, लेकिन कर दी उन्होंने, तो ये इस्तेमाल कर रहे हैं उसका बार बार के। प्रधानमंत्री ने कहा हमारा भीड़वाला मॉडल और हमारा ये सब ठीक है। तो इसलिए आशीष जी, अब देखिए, मैं 2 सवालों के लिए आशीष चतुर्वेदी जी आपके पास आ रहा हूं। मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि हाल ही में जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आंकड़ों के साथ आए कि भैया हमें वैक्सीन नहीं मिल रही, तो तुरंत डिपार्टमेंट और हेल्थ मिनिस्टर और पार्टी के प्रवक्ता केंद्र के आंकड़ों के साथ आए। ये देखिए, अब मैं कह रहा हूं कि सीएम जब 2 साल से कह रहे हैं कि केंद्र पैसा नहीं दे रहा, तो वित्त विभाग आके क्यों नहीं दिखा देता है कि कितने कितने हमने दे दिया। ये देखिए स्वप्निल जी, मैंने अभी जब पहली बार आपने पूछा तब भी मैंने कुछ आंकड़े रखे थे आपको
कि स्टेट का जो ड्यू है वो 6,000 करोड़ था सितंबर में, और वो 11वें नंबर पे था। और अगर हम जीएसटी कलेक्शन वाइज रिपोर्ट देखें तो राजस्थान का हिस्सा 11वें नंबर पर रहता है। आज भी जो मार्च का डेटा है उसमें राजस्थान 11वें नंबर पर ही है, जो 3,200 करोड़ रुपए राजस्थान को मिलेंगे मार्च के जीएसटी के। तो ऐसा नहीं, ये आंकड़े पब्लिक डोमेन में भी अवेलेबल हैं। और जहां तक तो क्या सीएम झूठ बोल रहे हैं कि राज्यों को अपने हाल पर छोड़ दिया एक बात बताइए, सीधे बोलिए, क्या सीएम झूठ बोल रहे हैं? सीएम झूठ क्या बोल रहे ममता हैं या बनर्जी सच झूठ बोल बोल रहे रही हैं हैं? कि मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहता हूं। नहीं तो मैं तो कह रहा हूं ये तो केंद्र की मानहानि है। ममता बनर्जी केंद्र मानहानि का केस दायर करे कोर्ट में जाकर। पॉलिटिकल, वो एक टोटल नहीं किए। देखिए, मुझे लगता है ममता जी ने जो चिट्ठी लिखी है बाकी सब लीडर्स को, यूपीए को और बाकी अन्य विपक्षी दलों को, वो एक पॉलिटिकल चिट्ठी है। ठीक है, लेकिन अच्छा आशीष जी मुझे एक बात बताइए, जब दुनिया में ये मैसेज जाएगा कि कुछ राज्य, भारत देश के कुछ राज्य ये सोच रहे हैं या उन्हें ये महसूस होता है या वो इस चीज को भुगत रहे हैं कि केंद्र सरकार उनका साथ नहीं देती और उनको पैसा नहीं देती है, तो भारत की छवि तो बुरी जाएगी। हर एक चीज जिसमें भारत की छवि बुरी जा सकती है, आप एग्रेशन दिखाते हैं, इसमें एग्रेशन क्यों नहीं दिखा रहे? संविधान की बात है अभिषेक जी, जहां तक हमारे संविधान की बात है, हमारा जो संविधान है वो वैसे शुरू से ही क्वाजी फेडरल है। इट्स नॉट ए फेडरल स्ट्रक्चर। अगर हम इसको देखें तो कोई ये आज नहीं बनाया कि मोदी जी ने 2014 के बाद इसको क्वाजी फेडरल कर दिया और 1947 में फेडरल स्ट्रक्चर था। हमारे यहाँ पे जो स्टेट्स का स्ट्रक्चर है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरह नहीं है। हमारे यहाँ पे केंद्र का काफी जगह पे कॉन्करेंट लिस्ट होती है जहां पे केंद्र प्रभावी रहता है और वो राज्यों को सहयोग भी करता है। और ये कोई भेदभाव राजस्थान के साथ हो रहा है ऐसा नहीं है, कोई भेदभाव हो नहीं रहा है। इसको केवल ये विशुद्ध एक पॉलिटिकल मुद्दा है जो कि चुनावों के समय में उठाया गया है। तो नहीं, वो बिना इलेक्शन के भी ये मुद्दा उठ रहा था और विधानसभा में भी उठा था, सीएम ने खुद विधानसभा में कहा। लेकिन आशीष जी, आपने इस डिबेट के दौरान, मैं ऑन अ लाइटर नोट कह रहा हूं, आपने इस डिबेट के दौरान 2 या 3 बार मुझे मेरे एक सहयोगी के नाम से बुलाया। मैं अगली बार कोशिश करूंगा कि जब आप डिबेट में आए तो मैं उनको बैठाऊं ताकि थोड़ी आसानी होगी आपके लिए भी। बहरहाल अरुण शर्मा जी, स्वप्निल जी जी ठीक है स्वप्निल जी, अगर ऐसा है तो मैं सॉरी फील करता हूं। नहीं, इसमें कुछ सॉरी की बात नहीं, होता है, गलतियां होती हैं, सॉरी फील कर रहा हूं स्वप्निल, वो मिस हो जाता है। अब देखिए, जितने प्रवक्ता उतने एंकर, तो नाम तो हो जाता है कभी कभी, कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरुण शर्मा जी, आपके पास आ रहा हूं। और अरुण शर्मा जी, मुझे एक बात बताइए कि जब सारी चीजें आरोपों में ट्रांसपेरेंट हैं तो क्यों ना खुलकर पब्लिक डिबेट बुलाई जाए? क्यों ना खुलकर सांसदों के सामने उस स्थिति को एकदम क्लियर किया जाए एक भाईचारे के साथ, ताकि सांसद अगली बार आपके आंकड़ों के साथ लोकसभा में जाएं या राज्यसभा में जाएं? दीजिए ना उन्हें आंकड़े, प्रोवाइड कीजिए मटेरियल। देखिए स्वप्निल, जी हाँ, एक तरीका तो यही है जो आज आप और हम कर रहे हैं, आपके प्लेटफॉर्म से आपने मौका दिया। एक तरीका तो ये है, आम जनता तक भी पहुंचती है ये बात। और दूसरा, आप सही कह रहे हैं, एक से ज्यादा मौकों पर मुख्यमंत्री ने विधानसभा में बीजेपी के लोगों को आह्वान किया है कि कुछ मामले ऐसे हैं जिसमें हमें आपका साथ चाहिए, आप कृपया हमारा साथ दीजिए इसमें। क्योंकि ये देखिए, एक स्टेज पे जाके कांग्रेस बीजेपी को छोड़ देना चाहिए। आपकी प्रदेश की माटी का सवाल है। आफ्टर ऑल 24 सांसद वहां चुन के भेजे हैं। बीजेपी को ये रियलाइज करना चाहिए कि ये कितना बड़ा योगदान था राजस्थान का। उसके बदले में अगर जो आपकी खुद की घोषित की हुई घोषणाएं आप पूरे करने में कतरा रहे हैं, और मैंने आपने खुद भी वो टच किया है सब्जेक्ट, हर चीज में पैटर्न और फार्मूला ही बदल दिया गया है स्वप्निल। इस बीच जो रेशो है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का, उसमें अब रात दिन का फासला है। प्रधानमंत्री सड़क योजना एक्सक्लूसिवली केंद्र की मानी जाती थी वाजपेयी जी के जमाने से। अरुण शर्मा जी, जब हम उसमें राजस्थान के सांसदों की बात करते हैं, जब हम राजस्थान के सांसदों की बात करते हैं तो हम ये केसी वेणुगोपाल और नीरज रांगी को क्यों भूलें? वो राज्यसभा में क्यों नहीं उठा रहा ये सब? राज्यसभा में जब भी मौका मिलता है, देखिए मौके का भी 50 तरीके होते हैं। अगर वहां पर कितने राज्यसभा अध्यक्ष के सामने अपनी बात रखने के एमपीज होते हैं,
नहीं, कई मौकों पर उठाए गए हैं ये सवाल। और फिर वो ये कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स नहीं है। अगर आपका 24 का एक बड़ा ब्लॉक राजस्थान का वहां मौजूद है तो उसमें ये सोचने विचारने की जरूरत नहीं है कि ये ईस्टर्न कनान ठीक है, एक छोटा सा रिकॉफ करना चाहते हैं आशीष जी, मेरे पास समय खत्म हो चुका है, आप बहुत संक्षिप्त में अपनी बात रखिए, फिर मैं डिबेट खत्म करूंगा। बोलिए आशीष जी। स्वप्निल जी, मैं कहना चाहता था कि आपने अभी नाम लिया तो मनमोहन सिंह जी खुद राजस्थान से आते हैं, बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, तो मुझे लगता है वो इस पे मौन है, इसका मतलब वो समझ रहे हैं कहीं ना कहीं इस पे राजनीति हो रही है। चलिए ठीक है, शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और आज चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।